Everyone, I hope you all are doing well. So, welcome to the iTech world of Hackative. आज हम लाए हैं एक नया सब्जेक्ट। आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड से हम लोग ये सब्जेक्ट ला रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है इमेज प्रोसेसिंग और ये डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में इंक्लूड है और इसका सब्जेक्ट कोड है BCS 057। ठीक है, ये सब्जेक्ट हालांकि पहले नहीं था, लेकिन इस बार इसको इंक्लूड किया गया है विथ न्यू न्यू कॉन्सेप्ट। और ये सब्जेक्ट की थोड़ी लैंग्वेज टफ है और चलिए हम इसको इजी वे में समझेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है हम लोग से। और ये सब्जेक्ट हालांकि इमेज प्रोसेसिंग से आप जान ही गए होंगे, तो इसमें इमेज के बारे में ज़्यादा बात होगी कि पिक्सल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस ये रहा। स्टेप्स इन डिजिटल प्रोसेसिंग, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, इमेज सेंसिंग, इमेज सैम्पलिंग, एकदम टू द सिलेबस बात करेंगे। सिलेबस से ना ज़्यादा ना कम। और कलर इमेज फंडामेंटल्स, टू डायमेंशनल मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज और 2D ट्रांसफॉर्म्स। इतने टॉपिक्स हम लोग इस वन वीडियो में कवर करेंगे और ये चैप्टर वन का वन शॉट है। और ऐसे ही करते हुए हम लोग सारे यूनिट ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आखिर इमेज क्या होता है? इमेज प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट है, तो पहले समझते हैं इमेज होता क्या है एक डेफिनेशन फॉर्म में। वैसे तो सब लोग जानते हैं, तो इमेज एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट या सीन का। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट या एमिट होने वाली लाइट को कैप्चर करते हैं तो वो इमेज बनाती है। ठीक है, ये इमेज एक 2D सरफेस जैसे कैमरा, सेंसर या फोटोग्राफी फिल्म पे कैप्चर होती है। जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में इमेज एक मैट्रिक्स होती है पिक्सल्स की। ठीक है, जहाँ हर पिक्सल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्राइटनेस या कलर दिखता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक डिजिटल फोटोग्राफ जो कैमरा से ली गई है वो एक इमेज है। हर पिक्सल की वैल्यू उस पॉइंट के ब्राइटनेस और कलर को दिखता है। आप अगर एक लेंस लेके अभी अपने लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन को देखें तो आपको ऐसे पॉइंट करके दिखेंगे। ठीक है, तो जिनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। तो इमेज क्या होता है कि ये एक पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे पिक्सल्स रहते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आइज में मतलब नहीं देख सकते हैं, या आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तभी आपको दिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर हर एक पिक्सल जो होता है वो वैल्यू उस पॉइंट को ब्राइटनेस और कलर दिखाता है। ठीक है, तभी जाके एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इमेज का कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल भी समझ लिए। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस के। ठीक है, तो इमेजेस को उनके फीचर के बेसिस पर कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। जैसे पहला क्या, बाइनरी इमेजेस। ठीक है, तो बाइनरी इमेजेस में सिर्फ दो पिक्सल वैल्यू होती है, जीरो मतलब ब्लैक और वन मतलब वाइट। ये सिंपल शेप्स या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक स्कैन डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट ब्लैक कलर का और बैकग्राउंड वाइट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रे स्केल इमेजेस क्या होते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, आगे जाके हम लोग ये सारे टाइप्स को और भी ओवरव्यू में समझेंगे। ठीक है, तो ग्रे स्केल इमेजेस ब्लैक से लेकर वाइट तक के डिफरेंट शेड्स दिखाते हैं। इनमें कलर्स नहीं होते हैं, सिर्फ इंटेंसिटी होती है जो ब्लैक यानी 0 से वाइट यानी 255 तक रेंज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ वो एक ग्रे स्केल का इमेज का पार्ट होता है। ठीक है, अब कलर इमेजेस क्या होते हैं? तो कलर इमेजेस में मल्टीपल कलर चैनल्स होते हैं, जैसे RGB अभी पढ़ेंगे हम लोग, रेड ग्रीन ब्लू। हर चैनल की अपनी इंटेंसिटी वैल्यू होती है जो मिलकर फाइनल कलर बनाती है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो एक डिजिटल फोटोग्राफ जो कलर में ली गई हो। अब इंडेक्स्ड इमेजेस की बात करें। इंडेक्स्ड इमेजेस एक कलर मैप का यूज़ करता है। ठीक है, जिसमें हर पिक्सल वैल्यू एक टेबल में स्टोर्ड स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक GIF इमेज जिसमें लिमिटेड 256 कलर्स का पैलेट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस क्या होता है। तो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस मल्टीपल वेवलेंथ्स पे डेटा कैप्चर करती है। ठीक है, जैसे बात करें अगर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस मल्टीपल वेवलेंथ्स पे डेटा कैप्चर करती है, जैसे इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट। इन्हें सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो सैटेलाइट इमेजेस जो लैंड कवर क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये जो था हम लोग का इमेजेस के कॉन्सेप्ट और उनके टाइप्स है। ठीक है, ग्रे स्केल, मल्टी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस, ये सब टाइप्स हम लोग अच्छे से पढ़े। आखिर इमेजेस के बारे में एक ओवरव्यू हो गया है। अब हम जाएंगे हमारे मेन टॉपिक में कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक इमेज को डिजिटली प्रोसेस करना।
जिससे हम उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें या उसके विजुअल अपीयरेंस को इन्हेंस कर सकें। इसमें मैथमेटिकल और एल्गोरिथमिक टेक्निक का यूज़ होता है, जिनके थ्रू हम इमेज में नॉइज़ कम करते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं या उससे कुछ स्पेशल फीचर निकालते हैं। ठीक है, तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, इमेज एक्विजिशन। ठीक है, इमेज एक्विजिशन होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इमेज को कैप्चर करना किसी सेंसर यानी जैसे कैमरा के थ्रू। और फिर दूसरा क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग। इस स्टेज में इमेज की क्वालिटी, ठीक है, इम्प्रूव की जाती है, जिसमें नॉइज़ को हटाना और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना शामिल होता है। और फिर बात करेंगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब इमेज को छोटी छोटी मीनिंगफुल रीजन्स में डिवाइड किया जाता है ताकि एनालिसिस आसान हो सके। और फिर हमारा चौथा आता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सेगमेंटेड इमेज को किसी ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जो आगे फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़फुल हो, जैसे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स का यूज़ करना। ठीक है, और फिर आता है हमारा पांचवा रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये स्टेप ऑब्जेक्ट को पहचानता है और उनका मतलब समझाता है। और फिर छठा आता है हमारा नॉलेज बेस। पहले से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, जैसे किसी स्पेसिफिक डोमेन की नॉलेज। ठीक है, तो अब फिगर को समझते हैं, जो फिगर हमें नीचे दिया गया है। ठीक है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आप इस फिगर को बनाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आपको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आया तो इस फिगर में हमें नॉलेज बेस दिखाया गया है जो सेंटर में है। ठीक है, ये नॉलेज बेस जो है ये सेंटर में है और इमेज प्रोसेसिंग के वेरियस टास्क इसके आसपास परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इमेज एक्विजिशन, इमेज इन्हेंसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, वेवलेट्स, कंप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल, सेगमेंटेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन और इमेज पैटर्न क्लासिफिकेशन। अब इन सारे फीचर्स को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब पहली बात करते हैं हम लोग इमेज एक्विजिशन क्या करता है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, इसमें इमेज कैप्चर की जाती है। यह प्रोसेस कैमरा या किसी और के सेंसर से होता है। ठीक है, अब जो इमेज इन्हेंसमेंट मतलब क्या होता है, इस स्टेज में इमेज को विजुअली इम्प्रूव किया जाता है, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना या कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करना। इमेज इन्हेंसमेंट हम लोग चैप्टर 2 में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमेज रिस्टोरेशन। तो इमेज में अगर कोई डिस्टॉर्शन या नॉइज़ हो तो इस स्टेप में उसे ठीक किया जाता है। अब बात करें कलर इमेज प्रोसेसिंग की। तो कलर बेस्ड इमेजेस को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक एल्गोरिदम का यूज़ होता है, जैसे आरजीबी इमेजेस को प्रोसेस करना। अब हम बात करेंगे वेवलेट्स की। तो ये एडवांस्ड मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो इमेज का मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस करते हैं, जिससे इमेज को डिफरेंट स्केल्स पे एनालाइज किया जा सकता है। अब हम बात करें कंप्रेशन की। तो इमेज के साइज को रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ होता है ताकि स्टोरेज और ट्रांसमिशन ईजी हो। ठीक है, अब यहाँ मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग क्या है। तो मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग इमेज की शेप या स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, जो ज़्यादातर बाइनरी इमेज में यूज़फुल होते हैं। अब यहाँ पर सेगमेंटेशन क्या कर रहे हैं। तो सेगमेंटेशन इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सेगमेंटेशन का यूज़ होता है, जिसपे स्पेसिफिक रीजन्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके। और फिर यहाँ फीचर एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा है। फीचर एक्सट्रैक्शन इमेज के इंपॉर्टेंट फीचर्स को निकालना, जैसे एजेस, कॉर्नर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और फिर इमेज पैटर्न क्लासिफिकेशन। तो ये स्टेप पैटर्न को पहचानता है और उन्हें क्लासीफाई करता है, जैसे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में। ठीक है, और फिर नॉलेज बेस क्या करता है, सेंटर में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये प्रोसेसिंग के सभी स्टेजेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें प्रायर नॉलेज का यूज़ होता है। इस प्रोसेस का फाइनल आउटपुट, ठीक है, इस प्रोसेस का जो फाइनल आउटपुट है या तो इमेजेस होता है या फिर इमेजेस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स जैसे एजेस या फीचर्स, जो फर्दर एनालिसिस के लिए काम आते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर आपने कैमरा से एक फ़ोटो क्लिक किया, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपने एक कैमरा से फ़ोटो क्लिक किया तो उसे सबसे पहले प्री प्रोसेस किया जाएगा ताकि उसमें से नॉइस निकाला जा सके। फिर सेगमेंटेशन के थ्रू फ़ोटो के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को अलग अलग किया जाएगा और उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन और रिकॉग्निशन के स्टेप फॉलो होंगे ताकि फ़ोटो में जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे फेस या टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस ये हैं कि स्टोरेज और रिट्रीवल आसान। डिजिटल इमेज को आसानी से स्टोर किया जा सकता है और बाद में रिट्रीव करना भी आसान होता है। और फिर दूसरी बात करेंगे इमेज मैनिपुलेशन। हम डिजिटल इमेजेस को एल्गोरिदम्स के थ्रू मॉडिफाई और इन्हेंस कर सकते हैं। और फिर आता है हम लोग का ट्रांसमिशन।
डिजिटल इमेजेस को नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र करना आसान होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, बड़ी इमेजेस को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इमेज प्रोसेसिंग अच्छे से हम लोग समझे और इसके स्टेप्स और फिर इसके बाद इसके डायग्राम्स। इमेज प्रोसेसिंग अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया तो हम लोग अच्छे से पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके स्टेप्स, और फिर ये लास्ट में डायग्राम जरूर बनाएंगे हम लोग। अब हम आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स मिल के काम करते हैं ताकि हम डिज़ायर्ड इमेज एनालिसिस कर सकें। ये कंपोनेंट्स अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है। बात करते हैं जैसे इमेज को कैप्चर करना, प्रोसेस करना और रिजल्ट देना, ठीक है। तो पहला आता है हम लोग का इमेज सेंसर्स। ये डिवाइसेस होते हैं जो इमेज को कैप्चर करते हैं, जैसे सीसीडी या सीमॉस सेंसर जो कैमराज में यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी इसको अभी आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीसीडी सीमॉस से आप घबराएंगे नहीं। आपके स्मार्टफोन कैमरा में एक सेंसर होता है, ठीक है, जो इमेज को कैप्चर करता है और वही रॉ डेटा के फॉर्म में इमेज को प्रोसेस के लिए रेडी करता है, ठीक है। ये होते हैं इमेज सेंसर्स, सीसीडी और सीमॉस। अब इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम क्या होता है? ये एल्गोरिदम इमेज के डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करते हैं, जिसमें फिल्टरिंग या इन्हेंसमेंट जैसी टेक्निक का यूज़ होता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, जब आप फोटो में ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करते हो या किसी फिल्टर का यूज़ करते हो, तो ये एल्गोरिदम्स काम करते हैं ताकि फाइनल इमेज बेटर लगे। अब हार्डवेयर क्या करता है? तो ये वो कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं जो इमेजेस प्रोसेसिंग को, एल्गोरिदम्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे सीपीयू या जीपीयू जो कॉम्प्लेक्स इमेजेस प्रोसेसिंग टास्क को हैंडल करते हैं। एग्जांपल तौर पे बात करें, आपके फ़ोन का प्रोसेसर हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को फास्ट प्रोसेस करता है, जिससे रियल टाइम में इमेज इन्हेंसमेंट होता है, जैसे पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। और फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर मतलब कि क्या, ये प्रोग्राम और टूल्स होते हैं जो इमेजेस प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर आपको वो टूल्स देते हैं जिससे आप इमेज प्रोसेसिंग कर सको। जैसे आपके फ़ोन का कैमरा, आप या कोई फ़ोटो एडिटिंग आप जिसमें आप फ़िल्टर्स अप्लाई करते हो, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोसेसिंग का कंट्रोल करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपके स्मार्टफोन कैमरे में एक इमेज सेंसर होता है जो रॉ इमेज को कैप्चर करता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का उस इमेज को इन्हेंस करता है, ठीक है। जैसे फिल्टर्स लगा के कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस बढ़ाता है। इससे प्योर प्रोसेस के लिए फ़ोन, मतलब पूरे प्रोसेस के लिए फ़ोन का प्रोसेसर यानी हार्डवेयर फास्ट प्रोसेसिंग करता है ताकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिले। इस तरह से इमेज कैप्चर से लेकर फिल्टर आउटपुट तक ये सारे फिल्टर्स मिलके काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ विजुअल परसेप्शन। तो ह्यूमन विजुअल परसेप्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हम इमेजेस को समझते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो हमारी आंखें अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करके एक इमेज को परसीव करती हैं। चलिए इन्हें की एलिमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या, लाइट एंड कलर परसेप्शन। हम लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से कलर और ब्राइटनेस को परसीव करते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ से अलग कलर्स दिखते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, अगर आपको एक ब्लू स्काई और एक रेड सनसेट देखने को मिले तो ये दोनों कलर्स लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से दिखते हैं। और फिर बात करेंगे दूसरा क्या, स्पेशियल रिजोल्यूशन। तो ये वो एबिलिटी है जिससे हमें एक इमेज के छोटे छोटे डिटेल्स को देख सकते हैं। रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, डिटेल्स उतनी क्लियर दिखेंगी। जब आप एक एचडी यानी हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़ देखते हो तो उसमें छोटी छोटी डिटेल्स क्लियर होती हैं, जैसे एक पैटर्न की, जैसे एक पत्ते की विंग्स, ठीक है। अगर हम उसको एचडी में देखें तो उसके विंग्स अच्छे से दिखते हैं। और फिर बात करें कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, तो ये एबिलिटी होती है ब्राइटनेस के बीच के डिफरेंस को देखने की। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग देख सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में आपको ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड का फ़र्क ईजिली समझ आता है क्योंकि ब्राइटनेस में क्लियर डिफरेंस होता है। और फिर बात करेंगे हम लोग डेप्थ परसेप्शन की। तो ये एबिलिटी होती है कि हम दुनिया को 3D में देख सकें और ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस को जज कर सकें। दो आंखें मिलके इस डेप्थ को समझने में हेल्प करती हैं। जैसे जब आप एक फुटबॉल मैच देखते हो तो आपको बॉल के ग्राउंड पे डिस्टेंस पता लगता है कि वो कितनी दूर या पास है, ठीक है। अब हम मोशन परसेप्शन क्या होता है?
तो मोशन परसेप्शन ये एबिलिटी है विजुअल फील्ड में मूवमेंट्स को डिटेक्ट और इंटरप्रेट करने की। हमारा ब्रेन ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को समझ के हमें मूवमेंट का पता लगाता है। एग्जांपल तौर पे बात करें तो अगर आप एक कार को चलती देखते हो तो आपको उसकी स्पीड और डायरेक्शन का आइडिया ईजिली लग जाता है कि ये 60 मीटर पर सेकंड पे जा रही है कि 100 पे जा रही है। और फिर बात करेंगे विजुअल एक्यूटी क्या होती है, तो ये हमारी आंखों की क्लैरिटी या शार्पनेस होती है जिससे हम छोटी या डिटेल ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एग्जांपल तौर पे बात करें तो जब आप आई टेस्ट करवाते हो और छोटी लेटर्स को देख देख के पढ़ते हो तो ये आपके विजुअल एक्यूटी को टेस्ट करता है। और फिर बात करेंगे एडॉप्टेशन, तो हमारी आंखें अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं, जैसे ब्राइट सनलाइट या लो लाइट में दिखने की एबिलिटी। जब आप एक ब्राइट रूम से डार्क रूम में जाते हो तो कुछ सेकंड्स के बाद आंखें एडजस्ट हो जाती हैं और आपको ऑब्जेक्ट क्लियरर दिखने लगती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ह्यूमन आइज ब्राइटनेस के चेंजेस को कलर के चेंजेस से ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट करता है, इसीलिए कई बार ग्रे स्केल इमेजेस कलर इमेजेस से ज़्यादा डिटेल रिवील करती है। जैसे एक ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट में आपको फेस के फाइन लाइनेस ज़्यादा क्लियरली दिखते हैं। इस तरह से ये एलिमेंट मिलकर विजुअल परसेप्शन में हेल्प करते हैं जिससे हम आसपास के ऑब्जेक्ट को ईजिली समझ पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन को। तो इमेज सेंसिंग और एक्विजिशन का प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, जो आगे प्रोसेसिंग या स्टोरेज के काम आ सके। इस प्रोसेस को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए अभी हम सीसीडी की बात करेंगे। तो सीसीडी क्या होता है कि चार्ज कपल डिवाइसेस सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर हाई क्वालिटी इमेज बनाते हैं स्पेशली लो लाइट कंडीशन में। साइंटिफिक और मेडिकल इमेजिंग जहाँ क्लैरिटी और प्रिसीजन इम्पॉर्टेंट होती है वहाँ सीसीडी सेंसर यूज़ होता है, ठीक है। और सीमॉस, सीमॉस बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर। सीमॉस सेंसर एनर्जी एफिशिएंट और फास्ट होते हैं। स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरा जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमनली यूज़ होते हैं क्योंकि ये फास्ट प्रोसेसिंग और पावर एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जब तुम अपने स्मार्टफोन से फ़ोटो खींचते हो उसमें सीमॉस सेंसर यूज़ होते हैं। ये सेंसर लाइट को कैप्चर करके उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और कैमरा ऐप में तुम्हें फाइनल फ़ोटो दिखाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो जब लाइट किसी सीन से रिफ्लेक्ट होती है तो वो लेंस के थ्रू सेंसर एरे पर फोकस होती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जब लाइट किसी सीन से रिफ्लेक्ट होती है तो वो लेंस के थ्रू सेंसर एरे पर फोकस होती है। लेंस का रोल होता है कि वो इमेज का फोकस और फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड करे जिससे कैप्चर्ड इमेज की क्लैरिटी और शार्पनेस मेंटेन रहे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जब तुम किसी लैंडस्केप फोटो के लिए जूम करते हो तो तुम्हारा फ़ोन का लेंस उस व्यू को फोकस और जूम करके तुम बेस्ट शॉट दिखाता है। जस्ट लाइक सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, इतना जूम करेंगे इतना जूम करेंगे कि आपको उस क्लैरिटी एकदम दिखती रहेगी। तो इसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। इमेज सेंसर्स जिसमें छोटे छोटे फोटो सेंसिटिव पिक्सल्स होते हैं लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। हर पिक्सल अपनी पोजीशन पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, जब तुम घर के अंदर कम लाइट में फ़ोटो लेते हो तो सेंसर पिक्सल कम लाइट को कैप्चर करके इमेज क्वालिटी को मेंटेन करता है जिससे तुम्हें डार्क जगह भी क्लियर फ़ोटो मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजिटाइजेशन क्या होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंसर ने जनरेट किए उन्हें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी ADC यूज़ करके डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट इंटरवल्स में सैंपल करके उन्हें बाइनरी नंबर्स में बदला जाता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, जब तुम कोई वीडियो शूट करते हो हर फ्रेम का एनालॉग सिग्नल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता है ताकि तुम्हारे फ़ोन का प्रोसेसर उसे क्विकली प्रोसेस करके स्टोर कर सके, ठीक है। अब इमेज एक्विजिशन सिस्टम तो ऊपर पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि एक DSLR कैमरा यूज़ करते हो, उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है वो इमेज की क्वालिटी और शार्पनेस को इन्हेंस करता है, स्पेशली जब तुम मैनुअल मोड में सेटिंग को एडजस्ट करते हो। और फिर इमेज स्टोरेज, अब भाई सब खींच खाच लिए तो स्टोर कहाँ करें, स्टोर भी कहीं करना चाहिए ना। तो जो डिजिटाइज इमेज डेटा होता है उसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है या प्रोसेसिंग यूनिट को भेजा जाता है फर्दर एनालिसिस के लिए। इमेज का फॉर्मेट और रिजोल्यूशन सेंसर की कैपेबिलिटी
और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो तुम्हारे फ़ोन का स्टोरेज सिस्टम जो इमेज को डिफरेंट फॉर्मेट जैसे जेपीईजी, पीएनजी या रॉ में स्टोर करता है, ताकि तुम बाद में उन्हें एडिट कर सको या शेयर कर सको। अब कैलिब्रेशन एंड करेक्शन, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे वाइट बैलेंस, गामा करेक्शन और लेंस डिस्टॉर्शन करेक्शन का रॉ इमेज डेटा पर अप्लाई किया जाता है, ताकि एक्यूरेट कलर प्रोडक्शन मतलब और इमेज क्वालिटी मिले। जैसे कि फ़ोन के कैमरा में ऐप में जब ऑटो मोड चूज़ करते हो तो कैमरा वाइट बैलेंस और ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, ताकि फ़ोटो और बेस्ट क्वालिटी में आए। तो रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें तो तुम एक डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो और फोटो लेंस के थ्रू सेंसर्स पर जाते ही सेंसर्स उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। फिर एडीसी उस सिग्नल को डिजिटल नंबर में, ठीक है, डिजिटल इमेजेस तुम्हारे फ़ोन या कैमरा की मेमोरी में सेव होता है और तुम उस अपने हिसाब से एडिट या शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये इमेजेस की। इस इमेजेस से समझते हैं तो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि अपने मोबाइल कैमरा से उसे जो है हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन को समझते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। चलिए सोचो तुम अपने मोबाइल कैमरा से एक फ़ोटो ले रहे हो, तो उस प्रोसेस में सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन कैसे काम करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या होता है, जब तुम मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हो, ठीक है, तो कैमरा लेंस पूरी सीन को कैप्चर करता है। पर डिजिटल इमेज को बनाने के लिए, ठीक है, डिजिटल इमेज को बनाने के लिए पूरी इमेज को डिस्क्रीट पॉइंट में तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पिक्सल डिफाइन किए जाते हैं, जहाँ पर इमेज के कलर्स और इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा मोबाइल का कैमरा का रिजोल्यूशन है 10 मेगापिक्सल, ठीक है, इसका मतलब उसने पूरी सीन को 10 मिलियन पिक्सल्स में डिवाइड किया है। हर पिक्सल एक छोटे से एरिया की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जितने ज़्यादा पिक्सल यानी हाई सैम्पलिंग रेट, उतनी ज़्यादा इमेज डिटेल और क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है और दूसरे फ्रेंड के पास 10 मेगापिक्सल वाला है, तो समझ रहे हो आईफोन वाला बंदा होगा, तो 10 मेगापिक्सल वाला इमेज ज़्यादा शार्प और क्लियर दिखेगा, क्योंकि उसने ज़्यादा सैम्पलिंग पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग का मतलब आपको कुछ कुछ ना समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन की बात करें तो अब हर पिक्सल पर जो इंटेंसिटी वैल्यू, जिसको ब्राइटनेस बोलते हैं, उसको कैप्चर होती है, वो एक कॉन्टिन्यूस रेंज में होती है। जैसे तुम्हारे फोटो के एक पिक्सल की ब्राइटनेस 125.56 हो सकती है और दूसरे की 200.78। क्वांटाइजेशन प्रोसेस में इन कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ को फिक्स रेंज में मैप करना पड़ता है। जैसे अगर तुम्हारा कैमरे का इमेज डेप्थ 8 बिट है तो हर पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यू 0 से 255 के बीच होनी चाहिए, मतलब 125.56 को राउंड करके 126 कर दिया जाएगा और 200 को राउंड करके 201। इस प्रोसेस में थोड़ा लॉस होता है क्योंकि ओरिजिनल इंटेंसिटी वैल्यूज़ को एक लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पर जितनी ज़्यादा क्वांटाइजेशन लेवल उतनी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो तुम्हारा 10 मेगापिक्सल कैमरा ने एक इमेज को 10 मिलियन डिस्क्रीट पॉइंट में तोड़ दिया, यानी सैम्पलिंग कर दिया, और हर पॉइंट की ब्राइटनेस 256 लेवल में कन्वर्ट कर दिया, यानी क्वांटाइजेशन कर दिया। इससे तुम्हें एक हाई रिजोल्यूशन और एक्यूरेट इमेज मिलती है, पर उसकी फाइल साइज़ भी बढ़ जाती है और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लग जाता है। इसलिए जब तुम कैमरा में रिजोल्यूशन और इमेज क्वालिटी सेट करते हो तो बेसिकली सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन लेवल को एडजस्ट कर रहा होता है, जिससे तुम्हें बेस्ट पॉसिबल इमेज क्वालिटी मिल सके। ठीक है, तो इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो इस इमेज में चार स्टेजेस दिखाया गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, जो एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट को डिस्क्रीट इमेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को समझाता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला क्या, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जो टॉप लेफ्ट में है। ठीक है, ये बात करते हैं। तो ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें एक स्मूथ कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, इसमें एक हाइपोथेटिकल लाइन है, ये ए टू बी, ठीक है, ड्रॉ की गई है। ये लाइन ऑब्जेक्ट के एक क्रॉस सेक्शन के डिनोट कर रहा है, मतलब कि जहाँ से हम सैंपल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सैंपल लेंगे। तो सैम्पलिंग यानी टॉप राइट की बात करें, ये सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग प्रोसेस में हम कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट को डिस्क्रीट पॉइंट्स में तोड़ते हैं। इस इमेज में लाइन ए जो है, ठीक है, तो लाइन ए टू बी जो जा रही है हम लोग की, पर कुछ पॉइंट चूज़ किए गए हैं जैसे सैम्पलिंग पॉइंट्स हैं सब।
ठीक है। सैम्पलिंग पॉइंट से हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का इंटेंसिटी वैल्यू नोट किया गया है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट को एक लिमिटेड नंबर सैंपल्स या पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वांटाइजेशन की बात करें तो ये क्वांटाइजेशन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, क्वांटाइजेशन में हर सैंपल पॉइंट, ठीक है, हर सैंपल पॉइंट की इंटेंसिटी को एक डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब इंटेंसिटी वैल्यू को एक फिक्स रेंज में मैप करना। जैसे अगर इंटेंसिटी वैल्यू 0 से 255 के बीच हो सकती है तो क्वांटाइजेशन हर सैंपल की वैल्यू को इन फिक्स्ड लेवल्स में मैप करेगा। इस प्रोसेस से ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी वैल्यू को कुछ लॉस के साथ अप्रोक्सीमेट की जाती है। ठीक है। अब डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है ये सब पूरा। ठीक है। फाइनल स्टेप में हमारे पास एक डिस्क्रीट इमेज है जिसमें ए से बी तक सैंपल्स को प्लॉट किया गया। ठीक है। क्वांटाइज इंटेंसिटी वैल्यूज़ के साथ ये डिस्क्रीट वैल्यू फाइनल इमेज में यूज़ होता है। तो सैम्पलिंग से हम कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट को डिस्क्रीट पॉइंट, ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट में तोड़ते हैं और क्वांटाइजेशन से उन पॉइंट की वैल्यू को फिक्स लेवल में मैप करते हैं। इस प्रोसेस से हम रियल वर्ल्ड के स्मूथ कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में डिफरेंसेस भी एग्जाम में पूछता है। तो सैम्पलिंग मतलब ये इमेज को डिस्क्रीट इंटरवल्स पर मेजर करने को कहता है, और क्वांटाइजेशन क्या करता है, ये हर सैंपल इंटेंसिटी को एक फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यू असाइन करने को कहता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ये इमेज के स्पेशल रिजोल्यूशन को डिफाइन करता है, यानी कितने पिक्सल यूज हुए हैं। और क्वांटाइजेशन क्या करता है, ये इमेज का बिट डेप्थ या नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन करता है, यानी कितने शेड्स या कलर एक पिक्सल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे करके सारे हमारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। और फिर हम बात करेंगे पिक्सल्स। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप समझने से पहले पिक्सल समझते हैं, पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल बात करें तो डिजिटल इमेज में एक पिक्सल सबसे छोटी यूनिट होती है जो इमेज का एक पर्टिकुलर कलर या इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम किसी इमेज को जूम करते हैं तो छोटी छोटी स्क्वायर्स दिखते हैं, ठीक है, उन्हें स्क्वायर्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। एक इमेज का हर पिक्सल उस इमेज के एक छोटे टुकड़ा होता है, और जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी बेटर क्लैरिटी और डिटेल इमेज मिलेगी। जैसे हम लोग इसको जूम करते हैं, चलिए ठीक है, जूम करते जाएं और कर दें और कर दें। ठीक है। जब और करते जाएंगे, देखिए जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, जब मैं जूम करते हुए दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको पिक्सल बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग जूम आउट कर दे रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग रिलेशनशिप समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप एक मोज़ेइक आर्ट बना रहे हैं जिसमें हर छोटा स्क्वायर एक स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप दूर से देखते हैं तो आपको एक कंप्लीट इमेजेस दिखाई देती है, लेकिन जब आप पास से देखते हैं तो आपको सिर्फ छोटी छोटी स्क्वायर दिख। तो हमारा पहला आता है ये नेबर्स। ठीक है। तो नेबरहुड ये वो पिक्सल्स होते हैं जो किसी पिक्सल के चारों साइड्स पर होते हैं, यानी लेफ़्ट राइट। ठीक है। लेफ़्ट राइट ऊपर और नीचे। जैसे एक इमेज में अगर एक पिक्सल है तो एक्स वाई पर होगा। ठीक है। एक्स वाई पर होगा। ठीक है। तो उसके पड़ोसी पिक्सल होंगे एक्स माइनस वन ऑफ वाई और एक्स प्लस वन ऑफ वाई। वैसे ही एक्स माइनस वन ऑफ वाई और फिर एक्स और वाई प्लस वन ऑफ। ठीक है। और फिर एट नेबरहुड। ठीक है। एट नेबरहुड में इसमें क्या, आप ऐसे बनाइए पहले। ठीक है। अब इसमें एट नेबरहुड हो जाएंगे। ठीक है। इसमें चार नेबर के साथ साथ डायगोनल पिक्सल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे एक्स माइनस वन वाई माइनस वन। ठीक है। और फिर एम नेबरहुड होते हैं। ठीक है। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर चार नेबर्स और डायगोनल्स नेबर्स को कंबाइन करके कनेक्टिविटी डिफाइन करते हैं। तो अगर एग्जांपल के तौर पे समझना है तो आप एक चेस बोर्ड को देखिए। ठीक है। चेस बोर्ड में जितने भी हमारे ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड के हर ब्लॉक के एक पिक्सल मानिए, जो इसमें 64 होते हैं ना, तो हर एक ब्लॉक को आप पिक्सल्स मानो। ठीक है। और एक ब्लॉक यानी पिक्सल पर खड़े हैं तो जो ब्लॉक्स डायरेक्टली आपके ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट में हैं वो आपके चार नेबर्स हैं। ठीक है। और जो ब्लॉक्स के डायगोनली आपके आसपास हैं वो आपके आठ नेबर्स हैं। ठीक है। और फिर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी की जब बात करेंगे तो कनेक्टिविटी में चार कनेक्टिविटी, आठ और मिक्स्ड कनेक्टिविटी। चार कनेक्टिविटी में दो पिक्सल्स तब कनेक्टेड माने जाते हैं जब वो एक कॉमन एजेस शेयर करते हैं और उनका इंटेंसिटी वैल्यू सेम हो। और एट कनेक्टिविटी दो पिक्सल्स कनेक्टेड तब माने जाते हैं जब वो या तो एक कॉमन एज शेयर करें या फिर कॉमन कॉर्नर और उनके इंटेंसिटी वैल्यू सेम हो। और फिर बात है हमारे मिक्स्ड कनेक्टिविटी, जिसको हम एम कनेक्टिविटी कहते हैं, जिसमें फोर कनेक्टिविटी और एट कनेक्टिविटी रूल्स दोनों होते हैं। वैसे हम लोग की एडजेसेंसी होती है, इसमें दो पिक्सल तब एडजेसेंट माने जाते हैं
ठीक है, जो 4 एडजेसेंसी होती है जिसको साथ साथ रहना कहते हैं हम लोग। तो 2 पिक्सल तब एडजेसेंट माने जाते हैं जब वो एक कॉमन साइड शेयर करते हैं। ठीक है, और 8 एडजेसेंसी क्या होती है? 2 पिक्सल तब एडजेसेंट माने जाते हैं जब वो एक कॉमन साइड या कॉमन कॉर्नर शेयर करते हैं। और एम में क्या होता है कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है 4 और 8 का, ताकि बाइनरी इमेजेस में मल्टीपल पाथ कनेक्शन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपके घर का एक तरफ एक पड़ोसी जिसको 4 एडजेसेंसी है, जो पक्का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर के कोने पर कोई घर है तो वो भी आपका पड़ोसी है, उसको 8 एडजेसेंसी बोलेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस मेजर देखेंगे, 2 पिक्सल के बीच की दूरियां, इसमें एक्लूडियन, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, चेस बोर्ड डिस्टेंस। तो एक्लूडियन तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो दो लाइन हम, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ये 2 पिक्सल के बीच की सीधी लाइन की डिस्टेंस होती है। जैसे 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और फिर आते हैं हम लोग के सिटी ब्लॉक डिस्टेंस यानी मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक है, ये मैक्सिमम हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस को लेते हैं। जैसे डी ऑफ मैक्स कहेंगे तो x2 माइनस एक्स वन वाई2 माइनस वाई वन का बार। और फिर चेस बोर्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगर एग्जांपल सोचें कि किसी मॉल में है और आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, अगर सीधी सीधी स्टेयर्स मिल जाए तो एक्लूडियन डिस्टेंस, लेकिन अगर आपको कुछ ब्लॉक्स या फ्लोर क्रॉस करके जाना है तो ये सिटी ब्लॉक डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर आप एक लिफ्ट से डायरेक्टली मैक्सिमम दूरी कवर करके फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं तो ये चेस बोर्ड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम पाथ की बात करेंगे। तो पाथ बोले तो रास्ता, इसमें 4, 8 और m। तो 4 पाथ मतलब वो पाथ जो 4 एडजेसेंट पिक्सल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, और 8 पाथ क्या? वो पाथ जो 8 एडजेसेंट पिक्सल को कनेक्ट करता है। और m पाथ मतलब वो पाथ जो मिक्स्ड एडजेसेंसी रूल्स को यूज़ करता है ताकि डायगोनल एम्बिग्यूटी को अवॉइड किया जा सके। एग्जाम्पल का अगर एग्जाम्पल लें तो सोचिए आप अपने घर से मार्केट तक जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ स्ट्रेट रास्ता ले रहे हैं तो वो 4 पाथ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर आप कहीं कहीं से डायगोनली कट करके शॉर्टकट ले रहे हैं तो वो 8 पाथ में है। ठीक है, अब बात करेंगे रीजन की, यानी क्षेत्र, अपना अपना एरिया होता है। ठीक है, हर गली में आपने सुना ही होगा इसके आगे। ठीक है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स, तो जो पिक्सल्स कनेक्टेड होते हैं और सेम इंटेंसिटी वैल्यू शेयर करते हैं वो एक रीजन या कनेक्टेड कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, अब रीजन एडजेसेंसी ग्राफ क्या होता है? एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में जिसमें नोड्स रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और एजेस उनके बीच की एडजेसेंसी को शो करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, जैसे एक पार्क में अलग अलग प्ले ग्राउंड है, हर प्ले ग्राउंड एक रीजन है, और अगर 2 प्ले ग्राउंड एक बाउंड्री शेयर करते हैं तो वो एडजेसेंसी रीजन्स हैं। अब हम बात करेंगे बाउंड्री की, तो इसमें यानी सीमा कहते हैं। ठीक है, सीमा मतलब लिमिटेशन। ठीक है, आप वो सीमा रीना वाला मत समझ लेना। तो सीमा, यहाँ बाउंड्री की बात हो रही है, एक्सटर्नल बाउंड्री और इंटरनल बाउंड्री। तो एक्सटर्नल बाउंड्री मतलब रीजन और बैकग्राउंड के बीच की बाउंड्री, और इंटरनल मतलब 2 एडजेसेंट रीज के बीच की बाउंड्री। तो सोचिए कॉलोनी में बाउंड्री वॉल है, कॉलोनी के अंदर की तरफ या इंटरनल बाउंड्री है जो 2 रीजन को सेपरेट करती है, और कॉलोनी के बाहर की तरफ एक्सटर्नल बाउंड्री जो कॉलोनी और रोड के सेपरेट करती है। तो इस तरह से पिक्सल्स के हम लोग सारे रिलेशनशिप को समझकर हम इमेज प्रोसेसिंग में डिफरेंट टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सारे रिलेशनशिप, सारे रिश्तेदार को समझ लिए। अब हम बात करेंगे कलर इमेज फंडामेंटल्स। ठीक है, तो कलर इमेज प्रोसेसिंग में हमें इमेजेस की कलर इन्फॉर्मेशन को समझना और मैनिपुलेट करना पड़ता है। इसके लिए कई कलर मॉडल्स का यूज़ होता है जो कलर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, जैसे RGB मॉडल यानी रेड ग्रीन ब्लू मॉडल। तो रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करता है हर कलर को इन तीनों प्राइमरी कलर्स के इंटेंसिटी वैल्यू से डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर किसी इमेज में एक पिक्सल के RGB वैल्यूज़ 255 है, जैसे रेड का है, जीरो यानी रेड का है और जीरो मतलब बी का है, तो वो प्योर रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। इन्हें 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में 0 से 255 तक रेंज में शो किया जाता है, मतलब हर कलर कंपोनेंट में 256 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। RGB मॉडल को एडिटिव मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि कलर्स तब बनते हैं जब R, G और B वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है।
इसका इस्तेमाल क्या होगा, ये मॉडल डिजिटल डिस्प्ले और इमेजिंग डिवाइसेस जैसे कैमरास, मॉनिटर और स्कैनर्स में यूज़ होते हैं। डिजिटल डिस्प्लेस पर जितने भी कलर्स दिखते हैं वो सब आरजीबी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और एचएसआई मॉडल क्या होता है, एचएसआई मॉडल कलर्स को तीन कंपोनेंट्स के थ्रू डिफाइन करता है। एच मतलब ह्यू, एस मतलब सेचुरेशन, आई मतलब इंटेंसिटी। चलिए एक एक करके समझते हैं। ह्यू मतलब क्या, ये कलर का टाइप बताता है, ठीक है, ये कलर का टाइप बताता है जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। और सेचुरेशन क्या, ये कलर की प्योरिटी को डिफाइन करता है। मैक्सिमम सेचुरेशन का मतलब होगा प्योर कलर और मिनिमम सेचुरेशन का मतलब होगा फेडेड या ग्रे शेड। इंटेंसिटी क्या, ये ब्राइटनेस को डिफाइन करता है, मतलब कलर कितना लाइट या डार्क होता है। यूज़ कहाँ होता है एचएसआई का, तो एचएसआई मॉडल ह्यूमन परसेप्शन के लिए ज़्यादा इनिशिएटिव होता है क्योंकि यह कलर इन्फॉर्मेशन ह्यू को ब्राइटनेस इंटेंसिटी से अलग करता है। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट का कलर एनालाइज करते वक्त उसकी ब्राइटनेस का इग्नोर कर सकते हैं। ये मॉडल इमेज एनालिसिस, कंप्यूटर विजन और कलर बेस्ड प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन में यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आरजीबी मॉडल, आप अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर जो भी कलर्स देख रहे हैं वो सब आरजीबी मॉडल के थ्रू डिस्प्ले किए जाते हैं। इसमें हर पिक्सल का कलर रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे अगर आप किसी पिक्सल का प्योर येलो कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी आरजीबी वैल्यूज 255 255 जीरो सेट करनी होगी। और एच एस आई मॉडल का बात करते हैं तो सोचिए आप किसी फ़ोटोज़ में एक लाल फूल और हरी पट्टी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप फूल और पट्टी का कलर एनालाइज कर रहे हैं बिना उसकी ब्राइटनेस के इफेक्ट के। इस सिचुएशन में आपको एच एस आई मॉडल हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें आप ह्यू यानी लाल और हरा कलर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना उसके ब्राइटनेस यानी लाइट या डार्क का फ़र्क के। तो आरजीबी मॉडल जो होता है डिजिटल डिस्प्ले और इमेजेस के लिए ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जबकि एच एस आई मॉडल इमेज एनालिसिस और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इसमें कलर और ब्राइटनेस को अलग से एनालाइज कर सकते हैं। अब इन दोनों इमेज को देखते हैं नीचे जो हमारे नॉर्मलाइज हैं और ये एच एस आई स्पेस मॉडल है। तो दोनों इमेजेस में हमें दो अलग अलग कलर स्पेस मॉडल्स दिखाई गए हैं, नॉर्मलाइज आरजीबी कलर स्पेस मॉडल और एच एस आई स्पेस मॉडल। इन दोनों को समझने के लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मलाइज में क्या, आरजीबी यानी रेड, ग्रीन, ब्लू मॉडल में हर कलर का तीन प्राइमरी कलर, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, तो के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक 3D क्यूब का रूप में दिखाया गया है जहां हर एक्सिस एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। आर एक्सिस जो देखेंगे आप, ठीक है, आर एक्सिस रेड को दिखा रहा है, जी एक्सिस जो है ग्रीन को दिखा रहा है और ब्लू एक्सिस ब्लू को दिखा रहा है। क्यूब के कॉर्नर में डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे ब्लैक की बात करें तो नहीं, ये ब्लू है तो 0 0 0, ब्लैक की बात करें तो 0 0 0, ठीक है, जहाँ कोई लाइट नहीं है सब जीरो। वाइट की बात करें तो 1 1 1, जहाँ इन तीनों कलर्स फुल इंटेंसिटी पर होते हैं। और यहाँ रेड की बात करें, ठीक है, 1 0 0, सिर्फ रेड कलर है। और ग्रीन की बात करें तो 0 1 0, सिर्फ ब्लू कलर है। और येलो, सियान, मैजेंटा, ऐसे बात करें तो एनी कलर एफ जो दिया है क्यूब के अंदर कोई भी पॉइंट किसी भी कलर को रिप्रेजेंट करता है जो इन तीनों कलर्स को कॉम्बिनेशन की हो। सोचिए आप एक पेंट मिक्सर मशीन देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको तीन अलग अलग रंग लाल, हरा और नीला दिया गया। अगर आप इन तीनों की इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो आपको वाइट कलर मिलेगा। अगर आप सिर्फ लाल कलर डालते हैं तो आपको पूरा लाल कलर मिलेगा। अगर आप लाल और हरा इक्वल मिक्स करते हैं तो आपको पीला मिलेगा। इस तरह किसी भी प्रोपोर्शन में इन कलर्स को मिक्स करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। आप एच एस आई को देखते हैं तो इसमें पहला क्या है, ह्यू, सैचुरेशन, इंटेंसिटी। मॉडल थोड़ा ह्यूमन परसेप्शन के करीब होता है जहाँ कलर्स को उनके नाम और कितना वाइब्रेंट है और कितना लाइट या डार्क है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करेंगे एच फॉर ह्यू, ठीक है, ये कलर का नाम है जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू एक्सेट्रा। डायग्राम में सर्कल से दिखाया गया है, ठीक है, ये ह्यू है, ठीक है। सैचुरेशन ये बताता है कि कलर कितना प्योर या फेडेड है। जीरो सैचुरेशन का मतलब होगा ग्रे और मैक्सिमम सैचुरेशन का मतलब होगा प्योर कलर, ठीक है। और फिर बात करके इंटेंसिटी, ये बताता है कि कलर कितना ब्राइट या डार्क है। इंटेंसिटी एक्सिस वाइट, जिसको टॉप कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो टॉप का मतलब टॉप से ब्लैक और बॉटम तक एक्सटेंड होता है। ये मॉडल कोन शेप में दिखाया गया है जिसमें कोन के बेस यानी नीचे की बात करें, ठीक है, तो व्हील के रूप में दिखाया गया है जिसमें ह्यू और सैचुरेशन को दिखाया गया है। ये जो व्यू और सैचुरेशन है, और कोन की हाइट ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक।
तो सोचिए आप एक रंगोली बना रहे हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि किस रंग का कलर यूज़ करना है। जैसे लाल मतलब रेड, हरा ग्रीन और नीला ब्लू। ये यू है, ठीक है, इसको यू कहेंगे कि हमें कौन सा कलर यूज़ करना है। और फिर आप डिसाइड करते हैं कि वो रंग कितना प्योर होना चाहिए, बिल्कुल वाइब्रेंट या थोड़ा फेडेड, ये सेचुरेशन होगा। और लास्ट में आप ये डिसाइड करते हैं कि वो रंग कितना ब्राइट या डार्क होना चाहिए। अगर आप वाइट के साथ मिक्स करते हो तो रंग हल्का हो जाएगा, अगर ब्लैक के साथ मिक्स करते हो तो रंग डार्क हो जाएगा। ये इंटेंसिटी है, ठीक है। ऐसे करके हम ये दोनों मॉडल्स अच्छे से समझ लिए। अब हम आते हैं हमारे 2 डायमेंशनल मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज, ठीक है। तो मैथमेटिकल टर्म्स समझ के आप लोग इसको डरेंगे नहीं, ये हम लोग इसको थ्योरेटिकल में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डिजिटल इमेज को समझना और मैनिपुलेट करने के लिए कुछ फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इन कॉन्सेप्ट्स के बिना इमेज प्रोसेसिंग टास्क जैसे इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्रेशन और इन्हेंसमेंट मुश्किल होते हैं। चलिए इन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। पहला क्या हम लोग आता है मैट्रिसेस, मत्रिकोण का यूज़, ठीक है। तो एक डिजिटल इमेज को हम एक मैट्रिक्स या ग्रिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां हर एलिमेंट या सेल एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कभी एक्सेल शीट देखा होगा तो सोचिए कि हर सेल एक पिक्सल की तरह काम कर रहा है। एक ग्रे स्केल इमेज में हर सेल में एक सिंगल वैल्यू होती है जो उस पिक्सल की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को बताती है, जैसे 0 मतलब ब्लैक से और 255 मतलब वाइट से। और कलर इमेज में हर सेल या पिक्सल में मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे RGB वैल्यूज़, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़, जो हर प्राइमरी कलर की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम वैसे बात करें तो सोचिए आपने एक पजल बोर्ड देखा है जो 5x5 ब्लॉक्स का है। हर ब्लॉक एक कलर या नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक 5x5 मैट्रिक्स को आप समझ सकते हैं, जिसमें हर सेल एक पिक्सल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी पजल ब्लॉक में 2-3 पोजीशन पर आपको नंबर 7 मिले तो इसका मतलब है कि इमेज के उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ब्राइटनेस या कलर 7 है। अब हम लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन जैसे मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इमेजेस पर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इमेज को रोटेट करना, स्केल करना या ट्रांसलेट करना। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का यूज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी PCA में होता है, जो इमेज कंप्रेशन और रिकॉग्निशन में काम आता है। सोचिए आपने एक फ़ोटो फ्रेम हाथ में लिया है और उसको रोटेट कर रहा है। जिस तरह फ़ोटो फ्रेम को रोटेट करते हैं, वैसे ही एक इमेज को डिजिटली रोटेट करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। जैसे अगर आपको एक 2D ऑब्जेक्ट जैसे एक पेपर का कॉर्नर, ठीक है, को क्लॉकवाइज घुमाना है तो एक स्पेसिफिक रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस में हर पॉइंट अपनी नई पोजीशन पर चलता है, ठीक है। तो अगर बात करें स्केलिंग एग्जांपल की, क्या बात की है, तो स्केलिंग एग्जांपल अगर आपने कभी मोबाइल स्क्रीन को पिंच इन या पिंच आउट जूम किया हो या जूम आउट किया हो, तो आप इमेज को स्केल कर रहे होते हैं डिजिटली। ये स्केलिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से होता है, जहां हर पॉइंट को उसको ओरिजिनल पोजीशन में मल्टीप्लाई करके नई पोजीशन दी जाती है, ठीक है। तो इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड में समझने से हमें डिजिटल वर्ल्ड में ऑपरेशन करने में हेल्प मिलती है। तो मैट्रिसेस के थ्रू हम इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं और लीनियर अलजेब्रा के टेक्निक से हम इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रोटेट, स्केल या कंप्रेस। अब हम बात करेंगे 2D ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। तो 2D ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो 2D ट्रांसफॉर्म इमेज प्रोसेसिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे हम इमेजेस को स्पेशियल डोमेन यानी पिक्सल के अकॉर्डिंग से फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये अभी दोनों पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में, सिग्नल और वेव्स के अकॉर्डिंग में कन्वर्ट करते हैं। इसका मेन काम इमेज के एनालिसिस करना या कंप्रेस करना और उसमें से स्पेसिफिक फीचर्स निकालना होता है। अगर वैसे बात करें तो तुम्हारे पास समझिए कि एक इमेज है जो नॉइसी है, या फिर तुम्हें इमेज कंप्रेस करनी है बिना क्वालिटी ख़राब के, तो इसमें 2D ट्रांसफॉर्म मदद करता है, क्योंकि ये स्पेशल डोमेन जैसे हर पिक्सल का वैल्यू को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, जिससे हम इजली इमेज के फीचर समझ पाते हैं। ये वैसे ही है जैसे तुम एक गाने को फ्रीक्वेंसी बेस या ट्रिपल के बेसिस पर एनालाइज करते हो, ताकि उसे फिल्टर कर सको या कंप्रेस कर सको। तो हम लोग का पहला आता है DFT। तो DFT इमेज को स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है, मतलब पिक्सल के वैल्यू को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, जिससे तुम ये जान पाते हो कि इमेज में कौन से पैटर्न और फ्रीक्वेंसीज हैं।
रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर तुम्हें एक इमेज से नॉइज़ को दूर करना है, तो डीएफटी से तुम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो नॉइज़ होती है को अलग कर सकते हो और सिर्फ यूज़फुल लो फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन को रख सकते हो। इसका एप्लीकेशन क्या है कि इमेज फिल्टरिंग और नॉइज़ रिडक्शन में डीएफटी काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये इमेज के हर पार्ट का फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूशन दिखता है। इससे हम वन अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज यानी जैसे नॉइसेस को रिमूव कर सकते हैं। अब बात करेंगे डीसीटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। डीसीटी इमेज को डिफरेंट कोसाइन फंक्शन में तोड़ता है। ये लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा फोकस करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स को इग्नोर करता है या कंप्रेस करता है। जब तुम जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो सेव करते हो तो डीसीटी का यूज़ होता है। हर 8x8 पिक्सल्स के ब्लॉक पे डीसीटी अप्लाई होता है और जो हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स यानी जो आँख को इतना नोटिसेबल नहीं लगता होती हैं उन्हें कंप्रेस कर दिया जाता है। इस इमेज के साइज़ छोटा होता है बिना विजुअल क्वालिटी ज़्यादा ख़राब किए। तो डीसीटी का मेन यूज़ कहाँ होता है कि इमेज को कंप्रेशन में, जैसे जेपीजी फॉर्मेट, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो इमेजेस के मेन डिटेल्स को वो करता है। तो अगर हम बात करें तो एक इमेज को देखते हैं, यहाँ डीएफटी और डीसीटी को समझते हैं। ठीक है, डेंडेलियन है हमारा। ठीक है, तो डीएफटी और डीसीटी दोनों इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनका काम बिहेवियर अलग अलग होता है। इस फिगर के माध्यम से चलिए समझते हैं। तो डीएफटी मतलब डिस्क्रीट। तो डीएफटी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, मतलब इमेज का स्पेशियल इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। तो जो इमेज ऊपर है वो डीएफटी के थ्रू ट्रांसफॉर्म की गई है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की जो कलर रिप्रेजेंट करती है डीएफटी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, जो डीएफटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डीएफटी मैग्नीट्यूड, इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है जो हाई और लो फ्रीक्वेंसी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। अब राइट साइड में जब देखें तो राइट साइड के हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, जो जनरली एक सिमेट्रिकली बेल शेप में होना। ठीक है, बेल शेप में होता है। ठीक है, और मतलब फ्रीक्वेंसी इवनली स्प्रेड है। और फिर डीसीटी की जब बात करें या नीचे की बात करें तो डीसीटी भी एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी को डोमेन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ रियल वैल्यूज़ को यूज़ करता है, इसलिए एक कंप्रेशन एल्गोरिदम जिसमें डेटा लॉस मिनिमाइज़ करना होता है वहाँ ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर फिगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डीसीटी से कन्वर्ट इमेज लेफ्ट साइड में दिख रही है कि कैसे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसीज को मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को प्रिजर्व करती है। और राइट साइड में हिस्टोग्राम्स को देखें तो ये दिख रहा है कि ज़्यादा एनर्जी लो फ्रीक्वेंसीज में कंसनट्रेटेड है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपेरेटिवली लेस है। तो इस तरह से हम लोग डेंडेलियन का डीएफटी और डीसीटी देख लिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो कवर हुआ और इस वीडियो में हम लोग हर एक टॉपिक अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, यूनिट 2 में। So till then, keep learning and keep watching the iTech World. Thank you.